सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या हाल चाल सब लोग के। तो यार आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वन शॉर्ट सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आगे बढ़ने से पहले यार एक बार मैं देख लेता हूँ क्या सभी लोग को मेरी आवाज़ आ रही है या फिर काफ़ी लोग सो गए होंगे क्योंकि रात हो गई अब। कोई दिक्कत नहीं, जो भी बाद में देख रहे हो उनको भी हाय हेलो कैसे हो एक बार फटाक से मैं चेक कर लेता हूँ कितने लोग आ चुके हैं, या कोई आया है कि नहीं आया है, या मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ बेटर है कि नहीं है। एक बार हाय पवन जी, कैसे हो? क्या हाल चाल? कैसे हो भाई, केम छो? रुक जाओ, मैं मैसेज वैसेज कर देता हूँ जब तक कि, जिससे कि सभी के सभी आ जाए और क्लास अटेंड कर ले, जिससे कि यार किसी भी क्लास मिस ना हो सके। ठीक है। हेलो मंजू, कैसे हो? आकृति, क्या हाल चाल? तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर। वन शॉट सीरीज में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे मज़ेदार वे में। क्लियर है? मैक्रो पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं भाई कुमार हर्ष जी। मैक्रो पार्ट है, ठीक है। मैक्रो पार्ट बढ़िया सर। आप बताओ ये इकोनॉमी में किधर आएंगे? हम सब कुछ पढ़ा लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। साथ में मैंने और दो तीन चैप्टर भी पढ़ाए हूँ, हिस्ट्री के, पॉलिटी के। तो आ जाता है यार थोड़ा बहुत अपन के अंदर। मतलब मैंने सोचा कि काफ़ी लोग को अगर मेरे से पढ़ना हो तो ज़रा एक बार पढ़ लेंगे मेरे साथ भी। तो देखते हैं यार कितने लोग आते हैं, वेट करते देन स्टार्ट करते हैं हमारा फटाक से चैप्टर। 40 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एक सही और एक इंटरेस्टिंग वे में, पूरी कहानी की तरह आप लोग को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग को धांसू वे में समझ में आएगा। ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड, मैं 1 मिनट पहले सब लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि सरप्राइज क्लास थी ना आज। तो काफ़ी लोग को ना पता नहीं होगा कि यार क्लास है हमारी आज। कोई इशू नहीं, जो भी रिकॉर्डेड वाले देख रहे हो आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, अगर आप लोग रिकॉर्डेड वाले हो तो। अगर आप लोग रिकॉर्डेड वाले हैं तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। आंदो आंदो फटाफट देखते हैं कितने लोग आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे, है ना। कई लोग तो घबरा चुके होंगे कि सर क्या हो गया अब आज का। आज आपको क्या हो चुका है? आप आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पढ़ा रहे हो? कितने लोग हैं भाई? यार लाइक मार दो यार, है ना। फर्स्ट लेक्चर है मेरा कॉमर्स के चैनल पे यार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। थोड़ा तो यार कदर करो यार, थोड़ा लाइक वाइक मारो फटाफट। कैसे हो सिद्धार्थ, तान्या, देविका, आकृति जी, मंजू, और कौन कौन आ गया भाई? कौन 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 आ गया? फटाफट आते जाओ, जल्दी जल्दी, धांसू वे में समझते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज। बताओ, पहले ही बता दिए कि सर मज़ा आने वाला है, कितने चतरे हैं सर। बिल्कुल आकृति, सबको जानता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सबको जानता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज घबरा गए होंगे, और काफ़ी सारे ये हो गए कि जिनको आज पसंद आएगा लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करें लेक्चर। होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये धमाकेदार सेशन, जिसमें मैं आप लोग को कंप्लीट करवाने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन शॉट सीरीज हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर आप लोग कहोगे, अगर आपकी डिमांड रही, जो भी बच्चा जो चाहे वो रिकॉर्डेड देख रहा हो या चाहे वो कैसा भी देख रहा हो, अगर आप लोग को अगर अच्छा लगा कॉमर्स वाले बच्चों को, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन दी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वन शॉट वीडियो है, पूरा का पूरा चैप्टर निपटाने वाले हैं। अरे पोरवाल जी, आप कॉमर्स वाले थे ना पोरवाल जी? पोरवाल जी कॉमर्स वाले है शायद, है ना। तो पोरवाल जी प्लीज़ फीडबैक देना, एक साइंस का टीचर, फिजिक्स का टीचर, फिजिकल एजुकेशन का टीचर कैसा पढ़ाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो मेरे साथ पढ़ेगा ज्वाला कर देगा, आग लगा देगा अपनी क्लास 12th में। ये रहा उनका बोर्ड्स, ये रहे मेरे स्टूडेंट्स।
तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी में पढ़ना, बिल्कुल 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 पढ़ सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज कर लो। धांसू वे में घर बैठे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग को मिलते हैं टॉप नॉच एजुकेटर आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ आप लोग को मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, जहाँ पे आप लोग कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी, चाहे पाताल में हो या फिर बादलों के ऊपर, बस नेटवर्क होना चाहिए, पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं तो छोटा सा एजुकेटर हूँ, अभी अभी पढ़ाना चालू किया। अच्छा अच्छा मंजू जी, आपने देखे हो मेरा वीडियो? अच्छा। इरफान, क्या हालचाल? तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी तरीके से अनअकैडमी में आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो यार, आप लोग के लिए फ़ायदे का सौदा है। इसी तरीके से अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप लोग के लिए है। तो अगर आप लोग चाहते हैं पर्सनल मेंटर जो आपकी घर बैठे टॉप नॉच प्रिपरेशन कराए, बिल्कुल आप लोग उनके साथ रह सकते हो। इसी तरीके से लाइव डाउट सेशंस होते हैं, वीकली रिपोर्ट्स आप लोग को प्रोवाइड होती है, पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनी रह सकती है, टीचर्स की, है ना, पर्सनल मेंटर की। इसी तरीके से स्टडी प्लानर भी आप लोग के लिए प्रोवाइड होता है, और साथ में जितने भी आप लोग के प्लस के बेनिफिट्स हैं वो सभी आप लोग के लिए यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। क्लियर हुआ? चलो सर, आई लाइक करके, चलो सर लाइक करते चलते हैं। अच्छा अच्छा पुरवाल जी, मैं आज ही आपको डीएम करके बोलने वाली थी कि कॉमन। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग अब खुश हो गए थोड़ा बहुत, है ना? हो सके तो यार अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो यार, जिससे कि यार थोड़ा सा स्टूडेंट्स आ सके, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। लेकिन ये गारंटी देता हूँ, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे को ये टॉप नॉच नॉलेज है इन सब चीज़ का। ठीक है, प्लीज़ यार हो सके तो अपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, ग्रुप्स तक शेयर कर दो जो अकेडमी के हैं अलग अलग, जिससे कि यार थोड़ा सा स्टूडेंट्स वगैरह इंटरेस्ट लेके आ सके। क्या आप लोग सेंड कर दे रहे हो? कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। अपकमिंग एक इवेंट आने वाला है आप लोग का, अनअकैडमी एक्सेंट, जिल बिल्कुल इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आप लोग को 5 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। चाहे आपका छोटा भाई बहन कोई भी हो, 6 से लेकर 12 तक के, उनको भी ज्वाइन कराओ, उनके साथ आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच आकृति। हम आ गई, नेट नहीं चल रहा, अरे अरे कोई नहीं कोई नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। अगर आप लोग लेते हो प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो बिल्कुल 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 एक बेहतरीन कोड है जिसका नाम है ZQ Live। इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आप लोग को 10% का भाई बहुत तेज़ी से लाइट की स्पीड से आप लोग को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी आप लोग को डिस्काउंट चाहिए, तो लाइट की स्पीड से यहाँ पे भी आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी बेटा, मैं फिजिक्स वाला हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं, लेट्स क्रैक इट, ज्वाइन करते हैं हमारा सेशन आगे की तरफ। तो आखिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आखिर हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, चलिए इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं थोड़ा फोकस रहूँगा यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो परेशान नहीं होना। एक एक टॉपिक समझने के बाद नहीं समझ में आए तो उसके बाद मैं पूछते जाऊँगा आप लोग से, कोई कोई टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, फिर उसके बाद आप लोग से डिस्कशन होगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। क्लियर है? तो चलिए बढ़े आगे की तरफ। हाँ जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। तो आखिर इसका मेन एम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे कोई रीज़न बता सकता है कमेंट बॉक्स में? अरे थैंक यू सो मच यार रिया, बताओ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्यों एक मेन रीज़न है? जल्दी बताए, जल्दी बोलो 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 बोलो। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने का एक मेन रीज़न ये है, या इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का जो एक मेन फीचर ये है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स और उनकी कैसे डेवलपमेंट्स हुए, समझ रहे हो, डे टू डे हिस्ट्री से, कि यार मुगल पीरियड से फिर ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश के बाद इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट और अभी तक के किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब के बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आगे की तरफ। ये चैप्टर जो है ये बेस्ड है उस समय से जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना रूल स्टार्ट कर दिए थे, और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको किस तरीके से उनने ख़राब करना चालू करे थे। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब रूल करे थे? तो याद होगा आप लोग को, एक लास्ट फाइट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी की 1757 के टाइम पे। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे इंडिया से, मतलब सॉरी ब्रिटिशर्स से, और इससे क्या हुआ था, एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ गया था बंगाल रीजन में ब्रिटिशर्स का, और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स वहाँ से फिर अवध से लेकर फिर सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, फिर दिल्ली तक के सब सल्तनत को उन्हें मतलब तबाह करते हुए इंडियन को पूरी तरीके से ब्रिटिशर कॉलोनी को तब्दील कर दिए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक के?
क्लियर हुआ यहाँ तक के? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आखिर ब्रिटिशर्स का क्या पर्पस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंडिया पे वो रूल करना चाहते थे? जैसे आप लोग जानते होंगे, पहले से सुने होंगे, इंडिया एक सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया इन द सेंस इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थी। तो ब्रिटिशर्स क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स का एक रीज़न था कि इंडिया को क्यों ना हम लोग एक एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह ट्रीट करें। देखो हम लोग क्या करें, उन पर रूल कर ले, और वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे देखो वहाँ के जो क्लोथ्स हो गए, जो सीड्स हो गई, और जो भी फूड सप्लाइड वाले जितना भी आइटम्स है उनको हम लोग हमारी कंट्री में ले जाए और इनको खेल खत्म, समझे? मतलब एज अ फीडर की तरह। मतलब ब्रिटिशर्स कितने चतरे थे, बोलो, सोचो आप लोग। इंडियन की इकोनॉमी को उन्होंने फीडर इकोनॉमी बना दिए, और यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे सामान रहते थे उनको ब्रिटिश ले जाते थे अपनी कंट्री में और डेवलप करते थे खुद की इकोनॉमी। बताइए, तो इनका मेन पर्पस ये था। क्लियर है यहाँ तक के? अब एक और चीज़ क्या था, वो चाहते थे, वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जिससे कि वो खुद की कंट्री को ग्लोरीफाई कर सके। तो एक किस्म से समझ में आए, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को मिला। क्योंकि एक किस्म से समझने की कोशिश करिए, ब्रिटिश रूल से पहले ना इंडिया की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर थी। अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं आखिर किस तरीके से इंडिया पहले अपनी प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया की इकोनॉमी, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ब्रिटिशर्स आने से पहले। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी काफ़ी प्रॉस्पर थी। प्रॉस्पर इन द सेंस इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंस थे, और पूरी की पूरी इकोनॉमी में हम लोग इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, जिससे कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। इसी तरीके से इंडिया की जो पूरी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन बेस्ड थी। एग्रेरियन मतलब कि एग्रीकल्चर्ड बेस्ड। मतलब इंडिया के जितने भी मोस्ट ऑफ द पर्सन इंडिया में रहते थे वो सभी के सभी, उनका मेन रिसोर्स क्या था और उनका जो मेन जॉब क्या था, वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज थे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आगे बढ़े, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वेल नोन थी फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया में पहले हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। इंडिया का जो टेक्सटाइल था, कॉटन सिल्क का जो टेक्सटाइल था, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस था। इसी वजह से तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे नीचे यहाँ तक आ गए। समझे मेरी बात? इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो वर्ल्ड वाइड जाया करते थे। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़े हो एंशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में, तो इंडिया एक प्रॉस्पर सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। तो क्राफ्टमैनशिप हो गया यहाँ का, यहाँ पे सभी टाइप के प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते थे जो एक्सपोर्ट होते थे हर जगह पे। बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी के होते थे, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के सभी होते थे। क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? तो भाई प्रॉस्पर थी, एग्रेरियन थी, और वेल नोन थी फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्लियर हुआ यहाँ तक कि सब लोग को? प्लीज एक बार मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। यार मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा सा, और लाइक बटन दबाए बिना नहीं जाना है ना। फटाक से बताएं कैसा लगा आप लोग को, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मैं समझा जैसा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो ब्रिटिशर्स का एम क्या था। ब्रिटिशर्स का एम ये था कि वो इंडिया को एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करे। मतलब समझो, इंडिया को वो लोग चाहते थे कि एज अ फीडर इकोनॉमी की तरह यूज़ करें। फीडर मतलब यहाँ से वो रॉ मटेरियल्स लेके जाए। और देखो ब्रिटिशर्स कितने चतुर थे, आप लोग समझने की कोशिश करना, ब्रिटिशर्स कितने चालू थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंग्लैंड में जैसे ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया से उन्होंने लेके गए रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स बिना टैक्स के कम दाम में बढ़िया लेके जा रहे हैं रॉ मटेरियल, और इंग्लैंड लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड बना के लाते थे। समझे मेरी बात? वहाँ से सब कुछ, जैसे यहाँ से लेके गए कॉटन लेके गए, तो वहाँ से कॉटन की शर्ट वगैरह बना के ला लिए और वापस इंडिया में आके बेचते थे, उल्टा टैक्स लगा के और महंगे दाम में। मतलब कितने चतरे थे यार। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दी थी और बना दी थी एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और हमारी कंट्री बन गई थी एज अ कंज्यूमर ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ?
चलो बहुत तेज, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो यार, एक वर्ड आता है आप लोग की बुक में कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो एक वर्ड आता है कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो कॉलोनियलिज्म मतलब समझने की कोशिश करो, एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसे तरीके से कोई दूसरी कंट्री एक्वायर्ड कर ले किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को, जिसमें कि उस दूसरी कंट्री का पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल कनेक्शन हो। देखो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल भी वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे और सोशली भी वो लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, आप लोग को याद होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यार ब्रिटिशर्स के आने की वजह से किस तरीके से इम्पैक्ट पड़े थे और इंडिया की जो इकोनॉमी थी और पर कैपिटा इनकम था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बारे में देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहली बात देखा जाए, ब्रिटिशर्स इतने चालू थे, उनने कभी इंडिया के इकोनॉमी के बारे में या इंडिया की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचे, ना ही उनने कभी कैलकुलेट कराए इंडियन नेशनल इनकम कितनी है या पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो हमको लगभग थोड़े बहुत उस टाइम के जो एक्सपर्ट्स रहे होंगे, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, है ना, इन लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को सही तरीके से मतलब कि अपने अपने वे में निकालने की कोशिश करें। तो उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है राव जी की। तो राव जी ने जो उस टाइम का डेटा दिए थे उसके हिसाब से ये बताए थे कि जो नेशनल इनकम थी ब्रिटिशर्स के टाइम इंडिया की, वो थी कितनी, 2%। और पर कैपिटा इनकम देख रहे हो 0.5%। कितनी कम है यार। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अभी के टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है और पर कैपिटा इनकम कितनी है। थैंक यू सो मच इरफान। आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर सेक्टर वाइज देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इम्पैक्ट डाले थे हमारी अलग अलग सेक्टर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट डाले थे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया कितना डिपेंडेंट था। तो आप लोग अगर देखो 100% मतलब 100 आउट ऑफ 85% इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे यार, है ना, कि सर ये डायरेक्टली क्या होता है और इनडायरेक्टली क्या होता है। तो डायरेक्टली इन द सेंस देखो, किसी के पास लैंड है, समझने की कोशिश करो, किसी के पास खेत है ना, सिंपल भाषा में। किसी के पास खेत है, अब भाई वो तो उस पर खेती करेगा, एग्री करते हैं सब लोग, वो तो उस पर खेती करेगा। तो वो तो डायरेक्टली इंटरफेयर कर दिया। इनडायरेक्टली कैसे हो सकते हैं, जैसे टिलर्स हो गए, है ना, टिलर्स हो गए, स्मॉल पीजेंट्स हो गए जो वहाँ पे वर्क करते हैं, है ना, एज अ एम्प्लॉय की तरह। तो क्या वो लोग इनडायरेक्टली फार्मिंग पे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग का क्या इसके ऊपर मतलब वो होना चाहिए, बताओ पॉइंट। क्या आप लोग को समझ में आया कि मतलब जो छोटे मोटे जो लोग रहते हैं जो बेचारे वर्क कर रहे हैं उस पर, क्या ये उसी पे आएंगे, टिलर्स वगैरह जो हमारे होते हैं जिनके पास ज़मीन, मतलब लैंडलेस लेबर एक किस्म से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। गेमर्स यार देखो, ऐसा ख्यालात दिमाग में मत बनाओ कि बस वही वही सोचने में आए, ठीक है। इतना मत करो। लॉकडाउन में मैं समझ रहा हूँ कि परेशानियाँ होती हैं, समझे, लेकिन इतनी गलत जगहों पे मत सोचो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोग को। देखो इंडिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बावजूद भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए। हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रह रहे थे। मतलब इंडिया की 85% पॉपुलेशन अगर यही सब चीज़ें उगा रही तो क्या हम लोग खुद नहीं खा सकते, नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे इम्पोज लगा चुके थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। किस तरीके से देखते हैं, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हुआ या स्टैग्नेशन हुआ, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई, ड्यू टू दी लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, पवन जी क्या पूछ रहे हैं। क्या चीज़ पूछ रहे हो पवन जी, अरे लिखो भी तो सर। जल्दी पढ़ाऊंगा, जल्दी। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगेगी मेरी तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पवन जी यार आपका कमेंट नहीं मिल पा रहा है मुझे, एक बार प्लीज़ आप लोग भेज देना, ठीक है। बेटा मेरा एक्चुअल में मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मैं बहुत कम क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब में। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं और लूँगा, ठीक है।
चलिए ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करती है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है भाई? आजकल देखते हो ना, खेतों में बैठ रहा जमींदार है हम लोग। एक्चुअल में वो जमींदार कहाँ से? वो पहले से आए। ये कैसा सिस्टम है? एक्चुअल में होता क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या करके रखे थे कि जो जितने भी फार्मर्स हैं उन सबसे उनको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो उन्होंने क्या करे, एक मीडिएटर लगा दिए। लेट से देखो, ब्रिटिशर्स ने कहे ब्रिटिशर्स ने कहे कि भाई हमको फार्मर से लेट से 30% टैक्स होना है ना, मान लेते हैं 100% में से। तो ये काम किसके हवाले छोड़ दी? कौन वसूलेगा पैसे? ज़मींदार। अब ज़मींदार क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स को तो चाहिए 30%, और बेचारे फार्मर से वो लोग लेट से 60% मांग रहे हैं। समझ रहे हो? 60% मांग रहे हैं, और 30% ब्रिटिशर्स को दे दिए, 30% खुद ने रख दिए। और बेचारे उस गरीब किसान के पास पैसा कितना बचा सोचो, जितना लगाया नहीं उससे ज़्यादा तो दे ही दिया उसने। तो क्या एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि नहीं? यहाँ से लगान के तौर पे ही वसूला जा रहा है बस। और ज़मींदार क्या करते थे, ये 30% का अपनी लग्जरीज के लिए, है ना, महंगी महंगी चीज़ें ले रहे कर रहे, है ना, अपने ऊपर खर्च करते थे। वो अपनी लग्जरीज पे वो लोग खर्च किया करते थे। क्लियर है? तो ये जो ज़मींदारी सिस्टम था या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसके वजह से कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया। क्लियर है? कि हम कहते हैं ना, जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती है कि यार ये स्कीम आई, वो स्कीम आई, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कभी करे ही नहीं। जितना है, जितना मतलब वो रहता है ना, जितना चूसना है चूस लो बस, उसके बाद तो गुटली को तो फेंक ही देंगे। आम की बात हो रही क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, है ना? तो ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट मेन जो रीजन था एग्रीकल्चर सेक्टर जो गिर रहा था, वो क्या था? दैट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया के जो फार्मर्स थे उन पे ना फोर्सफुली कह रहे थे उनको कि यार आप लोग एक काम करो, फूड क्रॉप्स मत उगाओ। क्योंकि यार फूड क्रॉप में कौन सा धंधा है भाई? देखो ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिशर्स की अम्मी जान कहती थी कोई कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ये काम करो, फूड क्रॉप की जगह आप लोग कैश क्रॉप्स उगाओ। कैश क्रॉप्स क्या होती है? लाइक जूट, कॉटन्स, जिससे कि पैसा आ सके ठीक है, जिससे कि पैसा आ सके। क्लियर है यहाँ तक के? तो आप लोग खुद सोचो यार, अगर कैश क्रॉप्स वगैरह ये लोग उगाएंगे तो आप लोग खुद सोचो, पूरे देश में ही कैश क्रॉप उगाई जा रही, तो खाने के लिए फूड क्रॉप नहीं उगा रहा तो फेमाइन आएगा कि नहीं? बिल्कुल आने वाला है। फेमाइन आ गया था इसकी वजह से। और हुआ क्या था? कमर्शियलाइज। देखो क्या हुआ था, आप लोग खुद सोचो, क्या प्रेशराइज किया गया? हाँ, इंडिगो वगैरह सभी चीज़ें। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, फार्मर्स को पहले ना लालच दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, आप एक काम करो, फूड क्रॉप उगाओगे तो आपको तब बेनिफिट नहीं है, आप कैश क्रॉप उगाओ, आप लोग को खूब हम मुनाफा देंगे, ये देंगे आपको, अच्छा परसेंटेज देंगे, आपसे कम लगान वसूलेंगे। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर से पहले उगवा दिए, फिर क्रॉप्स कट गई, उसके बाद बोले अरे देख लेंगे बाद में, मतलब उल्लू बना दिए। और इससे क्या हुआ, देखो फार्मर्स ने अपना पैसा लगाया, सब कुछ तो फार्मर ने लगाया ना, पूरी की पूरी फार्मिंग मतलब उस खेत में। लेकिन इशू क्या हुआ, उसके वजह से उस फार्मर पे ही प्रॉब्लम आई। पहले तो उसने बड़े बड़े सपने देखा कि यार कैश क्रॉप से अच्छी कमाई हो जाएगी, फिर ब्रिटिशर्स ने छीन लिए, उल्टा और लगान लगा दिए, लालच दिला दिए एक किस्म से। क्लियर है? तो ये ब्रिटिशर्स का बहुत मतलब कि एक गलत तरीका था जिससे कि उन्हें प्रमोट करे, जिससे कि जो क्रॉप्स थी वो शिफ्ट हो सके फूड से कैश क्रॉप्स में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि यार कमर्शियलाइजेशन की वजह से कैसे फेमाइन आया। तो आप लोग को जैसे बताया मैंने, सीधी सिंपल बात है यार, ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? अपना मुनाफा। उनको चाहिए था कि रॉ मटेरियल मिल सके हमको, जिससे कि हम लोग इसको कहाँ लेके जाए, इसको हम लोग लेके जाए ब्रिटिश में, मतलब कि इंग्लैंड में, और वहाँ से हम लोग इसको उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके और एक फिनिश्ड गुड बना के लेके आ सके। क्लियर है? तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। इंडिया में क्रॉप्स वगैरह भी कौन सी उगवा रहे थे? कैश क्रॉप्स वगैरह, जिससे कि इंडिगो उग सके, जूट, कॉटन, ये सब उग सके, है ना। इसके वजह से क्या, आप लोग खुद सोचो, जब 85% पॉपुलेशन को फोर्स किया जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, और ये सभी लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और आप लोग खुद सोचो कि अगर ये सभी लोग मिलके अगर कैश क्रॉप उगाने लग जाए तो फूड क्रॉप कौन उगाएगा? बात वही आई। इससे क्या हो गया? फेमाइन आ गया। ठीक है, भुखमर्री आ गई, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, और जो बचा हुआ स्टॉक था ब्रिटिशर्स बहुत चतरे थे, जो रिक्वायर्ड फूड लग रहा था लोगों को वो बहुत महंगे महंगे दाम में बेचे, और जिससे कि उससे भी पैसा उनने वसूले, और इससे क्या हुआ, बेचारे जो फार्मर्स थे वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और क्या रीज़न था एग्रीकल्चर सेक्टर गिरने का? वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स यार देखो, आप लोग खुद सोचो, पहले के टाइम में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही ब्रिटिशर्स उतनी इरिगेशन फैसिलिटी की तरफ ध्यान देते थे, है ना, ना फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते थे, तो सीधी सी बात है यार, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। आज के टाइम में आप लोग जानते हो कि हाई यील्ड सीड्स वगैरह अवेलेबल है, जीएम सीड्स अवेलेबल है, जिससे कि यार फर्टिलिटी और तेज़ हो सके। क्लियर है?
ये सभी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन चुका था सभी ब्रिटिशर्स, सॉरी, जितने भी फार्मर्स थे, कि वो उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। आप लोग खुद सोचो कि एक दो बार फार्मिंग करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग को फर्टिलाइजर लगता है। आज के टाइम में भी आप लोग देखते होंगे, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ बेटा, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। भाई वो लोग, उनके पास पानी देखो, आप लोगों ने लगान पिक्चर देखे हो, लगान पिक्चर में देखे होंगे आप लोगों ने, सूखा पड़ गया, मतलब कि वो लोग किस पे डिपेंड थे, वो मॉनसून पे ही डिपेंड थे। ब्रिटिशर्स ने कभी इरिगेशन की तरफ फैसिलिटी के प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं समझे। उनने ये नहीं समझे कि यार एक बड़े बड़े डैम बना दिए जाए, कैनाल्स उससे बना दी जाए, जिससे कि यार अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सके। क्लियर है? हाँ, जीएम मतलब ग्रो मोर नहीं होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स। क्लियर है? जो कि और ज़्यादा अच्छी उत्पादन देते हैं फसल में। हिंदी में। चलिए ठीक है, अगला क्या रीज़न था एग्रीकल्चर सेक्टर गिरने का? वो था स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा ही नहीं है लोगों के पास। देखो, एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा लगता है बहुत भाई, है ना, 50-60 हज़ार रुपये तो वो सीड लाने में और ये सब चीज़ें लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो आप लोग देखते होंगे कटाई वटाई में लाखों रुपए लग जाते हैं, अगर बहुत बड़ा आपका खेत वेत है तो। भाई अब फार्मर इतने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कैश क्रॉप उल्लू बना दिए उनको, अब पैसे ही नहीं उनके पास, क्या आप लोग सोचो कि वो अगली फार्मिंग कैसे कर पाएंगे? समझ रहे हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वो था कैश क्रॉप। वो जो पैटर्न चेंज कर दिया था ना, उसकी वजह से लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो वो कहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएंगे? और ना ही ब्रिटिशर्स को इतनी ज़रूरत समझते थे कि यार इंडिया के देखो, अगर वो चाहते ना तो फार्मिंग सेक्टर पे थोड़ा बहुत बजट अपना दे सकते थे, जिससे कि यार वो ग्रो हो सके, लेकिन वो नहीं करे। क्लियर है? इसी तरीके से चलिए बढ़ते आगे की तरफ। तो ये सब चीज़ें थी, और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एक बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ा, वो कब पड़ा? पार्टीशन के टाइम, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का। इससे क्या हुआ, जो अनडिवाइडेड कंट्री थी उसके पास बहुत बड़ा लैंड था, बहुत बड़ा फर्टाइल रीजन था। एक रीजन कौन सा था? गैंगेटिक प्लेन वाला। एक था बंगाल के तरफ का गैंगेटिक प्लेन वाला। एक था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास का जो रीजन था, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, तो आप लोगों ने देखे होंगे पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा इरीगेटेड लैंड मतलब चला गया। कौन सा? इंडस वैली वाला पूरा। क्लियर है? जहाँ पे चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास सब वहीं पे है, और घग्गर, हाकरा वगैरह। ठीक है, वही वाला, वो सरस्वती पुरानी वाली, तो वो सभी उस तरफ वाला रीजन था, वो उनके तरफ चला गया। तो अभी इरीगेटेड लैंड उनके तरफ चला गया। यहाँ पे बंगाल का जो रीजन था, जहाँ पे गैंगेटिक का माउथ है, वो वाला रीजन पाकिस्तान के पास चला गया, ईस्ट पाकिस्तान के पास, जो कि जूट की इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो आप खुद सोचो कि जब ये चला गया, इंडिया ने क्या सोचा कि भाई देखो, एक किस्म समझने की कोशिश करो, जूट इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड में इंडिया बहुत फेमस था जूट के लिए, और वो बंगाल के रीजन में ज़्यादा होता था। अब आप लोग खुद समझने की कोशिश करो, पार्टीशन होने की वजह से वो चला गया किसके पास? पाकिस्तान के पास, या ईस्ट पाकिस्तान, या आज का बांग्लादेश के पास। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो उनके पास चला गया, और जो हमारे पास पहले मोनोपोली थी, वर्ल्ड मोनोपोली थी जूट इंडस्ट्री की, वो उनके पास चले गई। रॉ मटेरियल का हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, मैंने पढ़ाया हूँ प्लस पे, एक दो चैप्टर ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके का मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा इंडिया का था। वैसे देखा जाए एक किस्म से तो ब्रिटिशर्स ने कभी ध्यान नहीं दिए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इंडिया के। वो क्या चाहते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल लो, यहाँ इंडस्ट्री मत सेटअप करो, मतलब इंडिया में सेटअप मत करो। वो ले जाते थे ब्रिटिश और वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करते थे। देखे होंगे आप लोगों ने, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो इंडिया का मार्केट खोला गया था, लेकिन ऐसा भी खोला इन द सेंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी उसको खोल दिया गया था, कहा गया था कि बाहर और लोगों को आने दो, ये करने दो, लेकिन वो उतना कुछ हुआ नहीं। इंडिया में तो मेरे ख्याल से इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं आया। और जो इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सोचे अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर से तोड़ना है इंडिया को तो ये हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट या फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने क्या करे, ब्रिटिशर्स कितने चतुर थे आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जो हमारे जो हैंडक्राफ्ट वाले जो टी शर्ट्स वगैरह रहते हैं, शर्ट्स वगैरह रहते हैं, थोड़े कॉस्टली रहते हैं, है ना, क्योंकि उसको बड़े भाई हैंडीक्राफ्ट है, वो मशीन से उतने नहीं बने हैं, वो समझ रहे हो मेरी बात, हैंड लूम्ड है वो,
तो थोड़े से महंगे रहते थे। जैसे इंडियन मार्केट में अगर कोई शर्ट बिक रही है लेट्स से 700 रुपीज़ में, ठीक है, 700 रुपीज़ में, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटिश से वापस मतलब ब्रिटेन से वापस आते थे लेके उस रॉ मटेरियल को बना के फिनिश्ड, और यहाँ पे इंडिया देखो इंडिया का ही रॉ मटेरियल लेके गए और टी शर्ट या शर्ट बना के लेके आए और सस्ते में बेच दिए, मतलब लेट से 400 रुपीज़ में बेच दिए। तो आप लोग खुद बताना मुझे, क्या 400 वाला लेना परचेस करोगे 700? देखो यार, हम इंडियन की फितरत ही यही है कि हम लोग क्या है कि यार जो सस्ता मिलता है हम उसके तरफ जाते हैं, और सीधी बात है यार, कोई भी जाता ही है। तो वैसे में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का मार्केट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ने लग गया, जो हैंडलूम मार्केट था उस पर लोग ध्यान नहीं देने लग गए, उल्टा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उस पर टैक्स भी लगाया गया। अब ये 700 का तो उस पर टैक्स भी लगा दी, लेट से 800 का हो गया। बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अलग टैक्स 900 हो गया या 1000 हो गया। कितने चतरे थे, समझ रहे हो। हमारे ही देश का रॉ मटेरियल ले जाते थे फ्री में, पता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगाते थे वो लोग, और टैक्स फ्री वापस भी लाते थे, समझे, और यहाँ पे इंडिया पे सस्ते में बेचते थे और पैसे कमाते थे। तो कितने चतरे थे लोग। तो इस तरीके से इन्होंने ना हैंडीक्राफ्ट का पूरा जो इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया। इसी तरीके से देखा जाए तो वही मेन रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स ने ना हैवी ट्रैफिक पॉलिसी लगा दी, मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर कह सकते हो अपना टैक्स लगा दिया, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्लियर है कि आप अगर कोई भी दूसरी कंट्री में भेजोगे तो इतना टैक्स, अगर आप वहाँ से कुछ बुला रहे हो तो टैक्स, हम अगर यहाँ से कुछ ले जाएंगे टैक्स फ्री, वहाँ से कुछ बना के लाएंगे टैक्स फ्री, बेचेंगे टैक्स फ्री कितने मोनोपोली थी। क्लियर हुआ यहाँ तक कि समझ में आया आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से और इफेक्ट पड़ा, देखो यार सीधी सिंपल बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारे देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था ये भी इंडस्ट्रियल, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम किया करते थे। अब देखो यार, लोग खरीदेंगे नहीं तो यार सीधी सी बात है वो कंट्री में वो सेक्टर चलेगा ही नहीं, वो सेक्टर नहीं चलेगा तो हैवी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, जिसकी वजह से लोग मास स्केल में यार रोज़गार ही नहीं लोगों के पास, घूम रहे ऐसे ही, ऐसा भी प्रॉब्लम था। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो फिनिश्ड गुड इंडिया में ला रहे थे, चीप प्रोडक्ट, जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडिया का जो प्रोडक्ट था उसके सामने यार कम्पीट नहीं कर पा रहा था रेट के मार्जिनल में, तो इस वजह से हो रहा क्या था, हैंडीक्राफ्ट कोई खरीद नहीं रहा था। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का भी ब्रिटिशर्स ने सोचे रहे कि इंडिया में भी हम लोग इंडस्ट्रीज सेटअप करें, जिससे कि यहीं पे हम लोग चीज़ों को बना सके, और साथ में यार एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है अगर इंडिया में वो लोग लेके आते सब चीज़। नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि एज अ फीडर इकोनॉमी बना दिए थे ना उन्होंने इंडिया को, एज अ फीडर इकोनॉमी, यहाँ से सामान लेके जाओ, बाहर से बना के लाओ और यहीं पे बेच दो। कितने चतरे बोलना, बताओ। ऐसे ही देखो यार, इसी वजह से देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर नहीं चल रहा है तो सीधी सी बात है कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वैसे भी नहीं होने वाला है, जीडीपी वैसे ही फैक्टर उसका गिर गया। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरीके से लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, है ना, सीधी सिंपल बात है, उस टाइम पे कोई बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर, मतलब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह नहीं थी हमारे यहाँ पे कि जो इंडिया के लोगों को काम दे सके, इंडिया के लोगों को या इंडियन सेक्टर को आगे बढ़ा सके इंडस्ट्रियल में, तो वो नहीं हो पाया। जीडीपी का क्या देखो जीडीपी देखा जाता है कि हमारे जो इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का जो लैंड है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब उसमें जोग्राफिकल लैंड के अंदर हम लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हमारे इंडिया में कितनी कमाई। जैसे दैट्स मीन्स कोई फॉरेनर अगर कमा रहा है तो वो जीडीपी के अंदर आई थिंक कैलकुलेट नहीं होगा, जीएनपी के अंदर होगा वो, ठीक है। विद इन जोग्राफिकल लैंड के अंदर जितनी अर्निंग हो रही है, जितना ग्रोथ हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, खरीदी हो रही है, व्यापार हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखे होंगे जैसे हमारे जीडीपी अभी ग्रोथ गिर गया है तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने कहे, हमारे पीएम ने भी कहे कि आप खर्च करिए दिवाली के टाइम पे, जिससे कि यार आप अपने त्यौहार में भी ले सकते हो सामान, साथ में इंडिया की इकोनॉमी में भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। लोगों के पास धीरे धीरे सर्कुलेशन में पैसा आने लग जाएगा, क्लियर है, और साथ में गुड्स भी बिकने लग जाएंगे। इसी तरीके से देखो इससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि ब्रिटिशर्स ने, सीधी सिंपल बात है कि इन सभी रीजंस की वजह से ब्रिटिश रूल ने पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैकवर्ड कर दिया। अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो जैसे आप लोग को बताया कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हैंडलूम्स प्रोडक्ट और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी बाहर, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करे,
ब्रिटिशर्स ने क्या करे, उन्होंने क्या करे, सिंपली सीधी सी बात है कि इंडिया के लोग अगर कुछ बाहर बेचना चाहते तो उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिए, क्लियर है, हैवी टैक्सेस लगा दिए और खुद मोनोपोली क्रिएट कर ली। कैसे, देखो एक तो उनने क्या कहे कि अगर आप इंडिया से बाहर कुछ बेचोगे तो आप लोग पे टैक्स लगेगा, और साथ में एक और चीज़ 50% ही मतलब कि उनके पास 50% रिस्ट्रिक्शन खुद ने रखे थे कि हम देंगे, और 50% मतलब कुछ ही ऐसे कंट्रीज अलाउड करे उनने कि यहाँ यहाँ आप लोग बेच सकते हो, ठीक है, जैसे चाइना हो गया, पर्शिया हो गया, यहाँ पे क्लियर है। और ब्रिटिशर बहुत चतरे थे, जैसे ही स्विस कैनाल ओपन हुई थी 1869 में, भी दिखाऊंगा क्या है ये, तो वहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करना चालू कर दिए थे सामान, और ऑपरेशन चालू हो गया था। सीधी बात है कि मोनोपोली यहाँ से क्रिएट करने लग गए थे ब्रिटिश, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉरेन ट्रेड में और क्या क्या चीज़ें देखी जाए तो यार देखो, इंडियन की वेल्थ में कभी भी यहाँ पे इजाफा नहीं हो पाया, क्योंकि कभी भी यार उन लोगों ने खर्च नहीं करा। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस पे लगाते थे, देखो इंडिया से जो कमाए, उल्टा वो इंडिया में जो उनके ऑफिस सेटअप है ना, कॉलोनियल ऑफिसर सेटअप, जो भी पैसा कमाते थे वो अपने ऑफिशियल्स को ही पेमेंट देते थे उससे, ठीक है। और साथ में वॉर वगैरह में जो भी जैसे कोई दंगे वगैरह हो रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उस पर पैसे लगाते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। तो इसके वजह से यार देखो, सीधी सिंपल बात है कि हमारी कंट्री में कोई भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, और अपनी होम कंट्री को वो एक्सपोर्ट सरप्लस करते गए, क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। अब देखो ये ट्रेड जो था स्विस कैनाल की तरफ में कैसे इंक्रीज हुआ। पहले के टाइम क्या होता था कि जो ब्रिटेन का जो रास्ता था वो अफ्रीका घूमते हुए इस तरीके से इंडिया आते थे, बहुत लंबा पड़ता था यार, ले जाने लाने में भी बहुत प्रॉब्लम पड़ता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये स्विस कैनाल के बारे में हम लोग को पता चला, जो कि कहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, 1869, याद रखना टाइमिंग, मतलब कि डेट, ईयर याद रखना, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वे है इन दी वर्ल्ड। समझने की कोशिश करो, जो यूरोप है उसको कनेक्ट करता है किससे, एशिया से, समझो, एशियन या आसियान कंट्री से भी कनेक्ट करता है, क्लियर है यहाँ तक के। देखो स्विस कैनाल कहाँ है, आप लोग देखने की कोशिश करो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये है हमारा अफ्रीका वाला पार्ट, दैट इज़ दी सऊदी अरेबिया, और ये रहा इजिप्ट के पास, ये दिख रहा है, ये छोटा सा मेडिटेरियन सी यहाँ से कनेक्ट हो सके, देखो यहाँ से इस तरीके से, क्लियर है, यहाँ से इस तरीके से आते थे, देखो इस तरीके का कैनाल बनाया यहाँ पर पूरा पूरा, देखो जिससे कि यहाँ से शिप्स वगैरह आ जा सकता। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ रहे होंगे, क्लियर हो, कितना इंपॉर्टेंट। देखो इस तरीके से जाते हैं, देखो दिख रहा है सब लोग मस्त है कि नहीं इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। पता है यहाँ पे शिप्स वगैरह ना रुकती है क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ रोड वोड में होती है, इस तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, इशू आ रहा है क्या, कुछ इशू आ रहा है क्या, लैग हो रहा है ऐसा कुछ, एक सेकंड में चेक करता हूँ। लैग तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, आई होप नहीं हो रहा है। चलो बढ़े आगे की तरफ, चलो बढ़ते आगे की तरफ। अब देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ कि यार उस टाइम पे सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1881 को हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वो उतना अच्छा तरीके से कैरिड आउट नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद फिर एक और बार एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन हुआ था, क्लियर है, कब, 1921 को, क्लियर है। देन उसके बाद आप लोग को देखते हैं, देखो डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या चीज़ है, तो देखा जाए तो बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग थे मैं जानता हूँ यार जतिन हमारे यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड थी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो अगर देखा जाए बर्थ रेट की बात की जाए उस टाइम पे, तो पर 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे थे उसमें से लगभग 48 लोग की डेथ हो रही थी, समझ रहे हो मेरी बात, ये कितना हैवी था, समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से लो लिटरेसी रेट देखो 16, मतलब सोचो 100% आबादी में से सिर्फ 16% ही पढ़े लिखे लोग थे हमारे यहाँ उस टाइम, इंडिया जब ब्रिटिश रूल में थी। आज कितने हैं आप लोग बताना मुझे। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था, इस वजह से क्या होता था, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ या एयरबोर्न डिसीजेस हो जाती थी, जिससे क्या बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और इंडिया के लोग बेचारे इस तरीके से प्रॉब्लम में फंस जाते थे। इसी तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था, क्लियर है, हाई था, कितना था,
18 पर 1000। क्लियर है। इसी तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम थी, 44 ईयर्स तक के लोग जी पाते थे उस टाइम। आज के टाइम तो चलो एक घड़ी देखा जाए तो ज़्यादा है, प्रेजेंट डे में 68 ईयर्स है। क्लियर है आज के टाइम, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को। इसी तरीके से पॉवर्टी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, देखो यार सीधी सिंपल बात है, कॉलोनियल पीरियड में ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यहाँ पे लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोग यहाँ पे लगान लगाए जा रहे हैं। बेचारे क्या खाएंगे क्या करेंगे, पॉवर्टी नहीं आएगी तो क्या आएगी। क्लियर है। तो इससे कंक्लूड ये हुआ कि ब्रिटिश रूल ने हमारे पूरे के पूरे इंडिया की जो एक किस्म से कह सकते हो कि इमेज है उसको पूरा वर्स्ट बना दिया था। मतलब पूरी जीडीपी में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी पूरी तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को ख़राब कर दिए थे उन लोगों ने। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर पे उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे। देखो प्राइमरी सेक्टर पे चलो अच्छी बात है कि 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, लेकिन यार हम लोग को थोड़ा थोड़ा और भी इसी तरीके से ना देखो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोगों के बीच में। इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना तो उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। क्लियर है। एकदम ही सिर्फ एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं रहना चाहिए कि यार सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, बाकी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वर्क करें, या फिर उस टाइम पे यार बाकी और दूसरे सर्विसेज सेक्टर वगैरह उतने ज़्यादा नहीं थे हाई। आज के टाइम पे सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा आगे मेरे ख्याल से, है ना। आप लोग बताना ज़रा कि प्राइमरी सेक्टर के कितने परसेंटेज है इस टाइम पे। क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने क्या अच्छा करे थे उस टाइम। ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा नहीं करे थे। ब्रिटिशर्स ने रोड भी बनाए थे तो वो सिर्फ अपने खुद के लिए कि यार जिससे कि वो रॉ मटेरियल है वो कहाँ जा सके, रॉ मटेरियल जैसे कोई विलेज है तो विलेज से सिटी जा सके। रेलवेज वगैरह क्यों स्टैब्लिश करें, खुद के लिए 1850 में क्यों करें, जिससे कि वो जो सिटीज़ में जो रॉ मटेरियल आ गया है ना विलेजेस से उसको अब पोर्ट्स तक ले जा सके। अब पोर्ट्स वगैरह क्यों बनाए इन लोगों ने कि यार पोर्ट से वो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड तक जा सके और इंग्लैंड से वापस आ सके। फिर इंग्लैंड से पोर्ट में आएगा, पोर्ट से रेलवे, रेलवे से रोड और रेड से फिर डिस्ट्रीब्यूट। तो समझे मेरी बात, सभी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने खुद के अच्छे के लिए या खुद की भलाई के लिए उन लोगों ने ये सब चीज़ें करे। वाटरवेज, रेलवेज, इन सबको खुद के लिए, कोस्टल लाइंस को खुद के लिए बनाए थे। क्लियर है। कम्युनिकेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ था नहीं उस टाइम पे वैसे देखा जाए तो, टेलीग्राफ वगैरह ही बस यूज़ होते थे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और वो भी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रहता था कि यार यहाँ दंगे हो गए, आप लोग जाके आर्मी भेज दो या मिलिट्री भेज दो और वहाँ पे कंट्रोल करो। ब्रिटिशर सिर्फ अपने लिए ही कर रहे थे, ये चीज़ याद रखना। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कंक्लूजन क्या देखे, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट करे, या इंडियन इकोनॉमी उस टाइम कैसी थी। तो सीधी सिंपल बात है, उस टाइम में ना तो इंडियन इकोनॉमी बढ़ पाई थी आगे, नेशनल इनकम आगे बढ़ पाई थी, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ पाई थी, कांस्टेंट थी, जैसी थी वैसी की वैसी। ब्रिटिश एरा में बिल्कुल ना तो बढ़ी ना तो घटी, उल्टा समझ लो गिरी गई। और क्लियर है। इसी तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, उसके बाद ज़मींदार सिस्टम ला दिया गया और एक्सप्लॉइट किया गया पॉपुलेशन को। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन वही कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो गए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फैमाइन आ गए बहुत सारे, क्योंकि कैश क्रॉप ही हर कोई उगा रहा है, भाई खाना तो उगा लो अनाज। इसी तरीके से यार हैंडीक्राफ्ट को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तो कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी थे ब्रिटिशर्स के, वैसे देखा जाए वो अपने मतलब के ही थे, उनके मतलब के, लेकिन उनके वजह से इंडिया में कुछ चीज़ें आ गई। जैसे देखो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ दैट इज़ द शिफ्ट टू द मॉनेटरी सिस्टम। इंडिया पहले ना देखो पहले के एरा में भी मॉनेटरी सिस्टम चलता था, दैट मीन्स कि कॉइन्स वगैरह थे और डिफरेंट मतलब कि लेन देन जो था वो होता था कॉइन्स। लेकिन क्या होता था, एक कोई डायनेस्टी आई या एक किंगडम आया तो फिर शिफ्ट होता था, बार बार शिफ्ट होता था, जिससे ये होता क्या था कि आखिरी में ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट थे। लेकिन हुआ क्या, मॉनेटरी सिस्टम जैसी आया, सॉरी ब्रिटिशर्स जैसी आए तो उन्होंने ना एक स्पेसिफिक सिक्के कर दिए, है ना, नोट्स वगैरह प्रिंट कर दिए, जिससे कि यार एक्सचेंज ऑफ मनी एक सही वे में होने लग गया। तो एक सही वे था एक किस्म से देखा जाए, इनके वजह से कुछ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सही हो पाए। देखो यार रेलवे भले ही उनके मतलब के लिए आई, समझने की कोशिश करना कि वो अपने रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जा सके, लेकिन रेलवे लोगों के लिए भी यूज़ हो रही थी, एक चीप सोर्स था कि आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा बहुत लोग ग्रो हो सके। क्लियर है यहाँ तक के।
अब देखो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन, देखो लोगों ने इससे सीख लिया कि भाई कमर्शियलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमको खुद से पहले सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कैश क्रॉप ही उगा रहे, इसकी वजह से क्या है कि हम लोग खाना भी खा सके, क्लियर है। तो इसलिए फूड क्रॉप उगाए, तो इससे हम लोगों ने सीखना चालू करेंगे हमको सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, क्लियर। आगे बढ़ते, इसी तरीके से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी करे काफ़ी सारे, उन्होंने करे मतलब इन द सेंस, है ना, जिससे कि गवर्नमेंट किस तरीके से चल सके हो सके, तो ये सब चीज़ें उनके पॉजिटिव फैक्टर्स थे। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये कुछ इसके आप लोग देख सकते हो कि ब्रिटिश की वजह से क्या क्या हुआ, कॉलोनियल इकोनॉमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, सेल्फ फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पे सेल्फ फ्यूडल इकोनॉमी दैट इज़ दी ज़मींदार सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैग्नेटेड इकोनॉमी थी, कभी बढ़ी नहीं, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, पर कैपिटा इनकम गिरा हुआ, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, क्लियर। देखो बर्थ रेट ज़्यादा होगा इन द सेंस हम लोग धीरे धीरे पीछे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को जैसे जैसे समझ आएगी कि नहीं भाई बच्चे कम करो, 2 बच्चे या 3 बच्चे करो, जिससे कि यार हम खुद भी खा सके, बच्चों को भी खिला सके, अच्छी एजुकेशन दे सके उनको, और वो आगे जाके भाई इंडिया का नाम भी आगे कर सके, क्लियर है। इसी तरीके से भाई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। और काफ़ी सारी देखो इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन भी उस टाइम होते थे, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, कि यार ये कास्ट अलग है, वो रिलीजन अलग है, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। इसी वजह से देखो यार एक किस्म समझने की कोशिश करो, ब्रिटिशर्स ने इसी चक्कर पे तो इंडिया को डिवाइड कर दिए जोग्राफिकली 2 पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान में, है ना। और पार्टीशन के बाद भी बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अच्छे अच्छे जो लैंड थे वो पाकिस्तान के पास चले गए, जो फर्टाइल लैंड था। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा आज की क्लास, और होप सो आप लोग को अच्छी लगी हो यार। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आ सके आज की क्लास सभी अच्छे वे में। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा आप लोग को। होल्ड अ सेकेंड, तो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और होल्ड अ सेकेंड, अगर आप लोग चाहते हो इसी तरीके से प्रिपरेशन करना तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत यार, प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हो अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो यार, वन ऑफ द बेस्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ZQ लाइव कोड है मेरा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज़ करें। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, इस लाइव क्लास को एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में आना, वहाँ लिखना ज़रूर कि आप और क्लासेस चाहते हो कि नहीं। आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड ZQ लाइव यूज़ करो तो, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में तो आप लोग को कुछ बताया नहीं भाई, मेरा नाम ज़की कुरैशी है। मैं अनअकैडमी में आप लोग को फिजिक्स एज वेल एज़ फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ, और कभी कभार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप लोग को पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, इसी तरीके से आप लोग के लिए और कंटेंट लाते रहूँगा। और मैं साथ में एक यूट्यूबर भी हूँ जहाँ पे मेरे 61,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। चिरकुट स्टडी मेरे चैनल का नाम है, आप लोगों सुने होंगे शायद, मेरे को जानते होंगे काफ़ी लोग वहाँ से तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो प्लीज़ 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 रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि यार एटलीस्ट कुछ व्यूज़ आ सके इसमें, और जो मैंने आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड किया वो दूसरे लोग तक भी पहुंच सके, जिससे कि यार उन लोग को भी बेनिफिट इससे हो सके। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरीके से वन शॉट जल्दी मैं दूसरे का लेके आऊँगा, दूसरे चैप्टर का, ठीक है। कैसी लगी आप लोग को क्लासेस, अब आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग आप लोग अब मुझे बता सकते हैं। अच्छा फिजिकल एजुकेशन की भी चलिए ठीक है, जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा, आप लोग की इच्छा है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय भैया मज़ा आ गया, थैंक यू फॉर टेकिंग दी क्लासेस। मैं एज अ PCM टीचर, क्या आप अच्छा पढ़ाया, एज अ PCM स्टूडेंट भी, मैं खुद एक UPSC MPPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ इसको कैसे समझाना है, कैसा पढ़ाना है। तो प्लीज़ ये ना समझे कि मेरे को, मैं उतने अच्छे वे में नहीं समझा सकता हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। मैं कोई बहुत वन ऑफ द टॉप नॉच एजुकेटर नहीं हूँ, और ना ही मेरी ये फील्ड है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया। तो प्लीज़ यार आप लोग भी इसको सपोर्ट करें, ठीक है। वालेकुम सलाम जी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नहीं वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये वीडियो आप लोग का रिकॉर्डेड रह जाएगा, अपलोड हो जाएगा मतलब थोड़ी देर में, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड या फिर अपलोड जाएगा थोड़ी देर में, क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़ यार, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक के। जब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।